ड्रैक्युला के क्रिएटर के मरने के 100 साल बाद आज भी ड्रैक्युला हिस्ट्री का सबसे फेमस वैम्पायर माना जाता है। बट ये ट्रांसिल्वेनियन नोबल इतना फेमस कैसे हुआ? ड्रैक्युला का जिक्र सबसे पहले ब्रैम स्टोकर ने 1897 की अपनी नॉवल विद द सेम नेम ड्रैक्युला में किया था। बट वैम्पायर्स की कहानियाँ स्टोकर के नॉवल लिखने के पहले से ही चली आ रही हैं। ये ब्लड सकिंग मॉन्स्टर्स 800 साल से फोकलोर एंड मिथ्स का पार्ट रह चुके हैं। वैम्पायर वर्ड का मेंशन सबसे पहले स्लाविक फोकलोर में किया गया था, जिसे ओल्ड रशियन में कहते हैं यूपियर। इस वर्ड का रिटन मेंशन सबसे पहले 11वीं सेंचुरी में किया गया था। वैम्पायर स्टोरीज क्रिश्चियनिटी के आने से पहले से चली आ रही थी। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद चर्च ने इन स्टोरीज को एंड करने की बहुत कोशिश की, बट न्यूमरस एफर्ट्स के बावजूद ये स्टोरीज कंटिन्यू रहीं। वैम्पायर्स की स्टोरीज रेबीज, पेलाग्रा एंड डीकॉम्पोजिशन जैसी अलग अलग बीमारियों के मिस इंटरप्रिटेशन से ओरिजिनेट हुई थी। डीकॉम्पोजिशन में गैसेस के बनने की वजह से डेड बॉडीज स्वेल हो जाती थी, जिससे उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता, जिसे देखकर लोगों को लगने लगा कि ये डेड बॉडीज रात को हंट करती हैं एंड लोगों का खून पीती हैं। वैम्पायर्स को डिस्क्राइब किया जाता है जिनके लॉन्ग टीथ, नेल्स एंड कलर वाइट होता है। ये सब देखकर एंड वैम्पायर्स के र्यूमर्स सुनकर लोगों में धीरे धीरे डर फैलने लगा। उन्होंने सोचा इन डेड बॉडीज़ को वापस ज़िंदा होने से रोकना होगा, जिसके लिए अलग अलग टाइप के रिचुअल्स शुरू किए गए। रिचुअल्स लाइक डेड बॉडीज़ को दफनाते वक्त उनके साथ ढेर सारा गार्लिक रखा जाने लगा, साथ ही साथ वुडन स्टेक भी, एंड देन उन्हें जला दिया जाता। वैम्पायर स्टोरीज 18th सेंचुरी तक सर्बिया तक ही लिमिटेड थी एंड एक लोकल फिनोमिनन। बट 18th सेंचुरी में सर्बिया दो ग्रेट पावर्स के बीच स्ट्रगल करने लगा, जो थे हैब्सबर्ग मोनार्की एंड ऑटोमन एम्पायर। ये दोनों ही सर्बिया पर अपना हक चाहते थे, जिस वजह से दोनों के बीच वॉर शुरू हुआ, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। उनकी डेड बॉडीज़ को अजीब तरह से दफनाया गया। तब ऑस्ट्रियन सोल्जर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लोगों के इस अजीब बैरियल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, जिसमें सभी डेड बॉडीज़ के साथ ढेर सारा गार्लिक रखा जाता या उन्हें जला दिया जाता। ये सब कुछ देखकर ऑफिशियल्स ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की और उसे पब्लिश किया। ये रिपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर पब्लिसाइज हुई एंड लोगों को वैम्पायर स्टोरीज़ के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जिससे वैम्पायर हिस्टेरिया बड़े लेवल पर फैलने लगा। तब इन र्यूमर्स को रोकने के लिए ऑस्ट्रियन एम्प्रेस ने अपने पर्सनल फिजिशियन को सारा मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां भेजा एंड लेटर ऑन फिजिशियन ने एक थॉरो साइंटिफिक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सारे वैम्पायर र्यूमर्स को एंड कर दिया। इससे लोगों के बीच पैनिक तो कम हुआ, बट तब तक वैम्पायर स्टोरीज के रूट्स वेस्टर्न यूरोप पहुंच चुके थे, जिस पर 1819 में द वैम्पायर और 1872 में कार्मिला जैसी बुक्स भी पब्लिश हुईं। इन बुक्स ने यंग आयरिश ड्रामा क्रिटिक ब्रैम स्टोकर को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। स्टोकर 1847 में डबलिन में पैदा हुए थे। वो 7 साल की एज तक एक अननोन बीमारी से जूझते रहे, इसलिए उनका सारा वक्त बिस्तर पर ही बीता। इस दौरान स्टोकर की माँ उन्हें रात में डिफरेंट टाइप्स की कहानियाँ सुनाया करती। उनकी माँ ने 1832 में कॉलेरा आउटब्रेक के दौरान हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी स्टोकर को बताया कि कैसे बीमार लोगों को मास ग्रेव्स में जिंदा दफना दिया गया था और कहा जाता था कि वो डेड बॉडीज़ रात को जिंदा हो जाती हैं एंड ह्यूमंस को हंट करती हैं। इन शॉर्ट, वो सभी लोग वैम्पायर बनने लगे थे। इन स्टोरीज़ ने स्टोकर पर काफ़ी असर डाला। जब स्टोकर बड़े हुए, लेटर इन हिज लाइफ उन्होंने काफ़ी फैंटेसी, रोमांस एंड एडवेंचर स्टोरीज़ लिखी। ऐसे ही 1897 में ब्रैम स्टोकर ने ड्रैक्युला लिखी। ऑल्दो इस बुक का विलन हिस्टोरिकल फिगर व्लाड द थर्ड ड्रैक्युला पर बेस्ड है एंड दूसरे कैरेक्टर्स विक्टोरियन एरा के वर्क से इंस्पायर्ड हैं। स्टोकर की ये नॉवल जब रिलीज़ हुई थी तब उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, ना ही उसे स्टोकर के मरने के बाद उनके वेल नोन वर्क में इंक्लूड किया गया।
बट स्टोकर के मौत के कुछ साल बाद एक कॉपीराइट बैटल ने ड्रैक्युला का फेट हमेशा के लिए बदल दिया और उसे लिटरेरी वर्ल्ड में फेमस बना दिया। 1922 में एक जर्मन स्टूडियो ने बिना रॉयल्टीज पे किए इस नॉवल पर एक साइलेंट फिल्म नॉसफेराटू बनाई, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए और प्लॉट में माइनर सा चेंज कर दिया, बट स्टिल स्टोरी ऑब्वियस थी, जिसके बाद जर्मन स्टूडियो को स्यू कर दिया गया और ऐसे ही ड्रैक्युला लाइमलाइट में आया। इसलिए बाद में ऐसे और इंसिडेंट्स होने से रोकने के लिए स्टोकर की वाइफ ने ड्रैक्युला के सभी कॉपीराइट्स खरीद लिए एंड एक फैमिली फ्रेंड हैमिल्टन डीन को इस पर मूवी बनाने की इजाज़त दे दी। ऑल्दो डीन ने भी फिल्म एडेप्टेशन में काफ़ी चेंजेस किए, बट स्टिल इट बिकेम अ क्लासिक जो बहुत फेमस हुई। ऐसे ही वैम्पायर वर्ड एग्जिस्टेंस में आया, जो थ्रू आउट हिस्ट्री यूज़ किया जाता रहा है, इवन आज भी किया जाता है। मूवीज़ लाइक वैन हेल्सिंग, ड्रैक्युला, ट्वाइलाइट, होटल ट्रांसिल्वेनिया एंड मैनी मोर, ये सभी ब्रैम स्टोकर के वर्क से ही इंस्पायर्ड हैं। एंड सिंस देन ड्रैक्युला को काउंटलेस अडेप्टेशन में दिखाया जा चुका है और आगे भी दिखता रहेगा। थैंक यू so much for watching. Have a wonderful day.